देखिए आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। मंदिर परिसर में भक्तों का बेड़ा मौजूद है, लोगों की भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की गई हैं और अब भगवान का अभिषेक होगा। तिल के तेल से अभिषेक के साथ ही जो कपाट हैं वो आम जो भक्त हैं उनके लिए भी खुल पाएंगे फिलहाल, क्योंकि देखिए पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना चल रही है। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में तमाम जो पारंपरिक परंपराएं हैं उन तमाम परंपराओं के हिसाब से पूरा जो इस वक्त की पूरी प्रक्रिया है वो लगातार हो रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मंदिर प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद है। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। बद्री विशाल की महिमा अपरंपार है और देखिए ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं खासतौर पर वो भी पहुँच रहे हैं। और जो महिलाएं वो बता रही थी कि किस तरीके से वो लगातार भगवान बद्री के लिए बाकायदा ऊनी कपड़े तैयार करते हैं, फिर भगवान बद्री ऊनी के बनाए हुए कपड़ों को धारण करते हैं। पलक, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सजावट भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर की गई है। 15 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। यात्रा के पहले रजिस्ट्रेशन लोग लगातार करा रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ कपाट के जो धाम के जो कपाट हैं वो खुल गए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बद्री धाम, 4 धामों की जब बात आती है तो बद्री धाम उनमें से एक माना जाता है। तीनों धामों के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुले, लेकिन एक परंपरा और एक रीति रिवाज के साथ में यहाँ पर तिथि तय की जाती है और उसी तिथि के समय यहाँ पर कपाट खोले जाते हैं। आज सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया गया था जब बद्री धाम के कपाट खोले गए। मंत्रोच्चारण के साथ में साधु संतों की मौजूदगी में यहाँ पर कपाट खोले गए। पूजा की जा रही है। फिलहाल भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। बद्री धाम में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। अब 15,000 से ज्यादा लोग अलग अलग पड़ाव पर फिलहाल मौजूद हैं और अपनी बारी का वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी, कब वो इंतजार करेंगे। दरअसल जब गर्भगृह खुल रहा था उसके पहले जो मुख्य पुजारी हैं वो मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर विराजमान माता लक्ष्मी के विग्रह हैं, उनकी परिक्रमा स्थल में स्थित लक्ष्मी मंदिर में विराजमान उनको किया गया। और इस बाबत आपको बता दें, इसके पूर्व में जब केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले गए थे उस दौरान भी हमने देखा था कैसे जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो उमड़ा था। तो देखिए उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम मंदिर में कपाट खुलने की तारीख जैसे ही ऐलान हुआ, जो भारी उत्साह है लोगों में वो नजर आया। भक्तों में देखिए इतना उत्साह है कि रजिस्ट्रेशन अब तक इतना ज़्यादा हो चुका है। और ये मानकर चलिए कि चारों धामों की अगर बात करते हैं तो हर एक धाम पर लगभग 15,000 माना जा रहा है कि एक बार में जो भक्त है वो दर्शन करने वाले हैं। और आगे गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी देंगी पलक। बिल्कुल, न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो गृहमंत्री के दौरे को लेकर इसमें जानकारी है। 3 रैली को आज वो संबोधित करने वाले हैं। कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा, ये 3 जगह रैली करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करेंगे, 1 बजे करेंगे रायबरेली में और दोपहर 3 बजे करेंगे गोंडा में। तो आज बैक टू बैक 3 रैलियां करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यूपी का आज दौरा उनका है और यूपी की अगर हम बात करें 80 की 80 सीटों का दावा बीजेपी कर रही है। लक्ष्य बड़ा है और इसलिए चाहे सीएम योगी हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, लगातार उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस। और ऐसे में आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं बैक टू बैक गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। और ये 3 रैलियां होंगी, पहली कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा। आपको बता दें कि 12 बजे होने वाली सबसे पहले कौशाम्बी में, दोपहर 1 बजे होगी रायबरेली में और 3 बजे होंगी गोंडा में। तो ये 3 रैलियां आज अमित शाह करने वाले हैं संबोधित। और जाहिर सी बात है हमलावर यहाँ पर नजर आएंगे। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा जा रहा है, एक बार फिर से कुछ ऐसा ही आक्रामक मोड देखने को मिलने वाला है। खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रोड शो करने वाले हैं। नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में रोड शो करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए अरविंद केजरीवाल फिलहाल जमानत पे और इस बीच उनके द्वारा सबसे पहले पूजा अर्चना भी की गई थी हनुमान मंदिर में। उन्होंने मत्था टेका, उनके परिवार ने उनका स्वागत किया और अब चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी प्रमुख यहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आने वाले हैं। आज रोड शो किया जाएगा जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर नजर आने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ में मौजूद रहने वाले हैं। और आज नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट के ऊपर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहां पर जनता को संबोधित करते, रैली करते हुए, जनता से आशीर्वाद लेते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। बैक टू बैक रोड शो आज अरविंद केजरीवाल करेंगे। नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के ऊपर खासा फोकस यहां पर रहेगा और अरविंद केजरीवाल आज रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो देखिए कल भाजपा की मंशा एक देश एक नेता
और केजरीवाल बोले मोदी जीते भी तो अगले वर्ष रिटायर हो जाएंगे, फिर शाह को पीएम बनाएंगे। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र बीते दिन की बात ही आपको बता रहे हैं। कल भी रोड शो और कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश से खबर, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला। धनंजय सिंह कर सकती हैं बीजेपी ज्वाइन, अमित शाह के मंच से कराया जा सकता है ज्वाइन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटे जाने के बाद धनंजय सिंह कोई बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं। और देखिए, इसे लेकर जानकारी मिल रही है। दरअसल पिछले दिनों धनंजय सिंह और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने आ गए थे और बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आखिर समय में उनका टिकट कट गया था और बसपा का कहना था कि श्रीकला रेड्डी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह का कहना था कि बसपा ने ही टिकट काटा था और इस बीच अब धनंजय सिंह का एक बड़ा और अहम सियासी फैसला वो ले सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और बीजेपी में शामिल हो सकती है धनंजय सिंह की पत्नी। देखिए, बिल्कुल धनंजय सिंह क्योंकि सलाखों के पीछे पहुंचे और उसके बाद पत्नी को टिकट मिला, उसके बाद पत्नी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिली, सलाखों से भी बाहर आ गए जमानत पर और उसके बाद में पूरी उम्मीद थी कि ये चुनाव उनकी पत्नी जीतेगी, लेकिन अचानक से पार्टी ने फैसला बदल दिया, उनकी पत्नी को ही वहां से हटा दिया और कहा ये कि उनकी पत्नी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती। आगे बढ़ते हैं और बात होगी अब चुनाव प्रचार की। लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने दी है ओडिशा के सीएम को चुनौती। ओडिशा के सीएम जिलों के नाम बताएं। कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। पीएम ने पद्मश्री पूर्णमासी जानी के पैर भी छुए। तो देखिए, अब बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी जब पीएम मोदी ने इस तरीके से वो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको पूरा सम्मान दिया और जैसे वो झुकी पीएम मोदी की तरफ, पीएम मोदी ने उनके हाथ रोक लिए। और देखिए, ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आई हैं और अमर उजाला मेरे पास है। देखिए, फ्रंट पेज पर ही जिस तस्वीर का जिक्र मैं कर रही हूँ वो तस्वीर इस वक्त है। ये देखिए, यहाँ पर इस तस्वीर का आप देखेंगे तो इसमें पीएम मोदी ने पद्मश्री पूर्णमासी के पैर छुए। पीएम मोदी ने कंधमाल में चुनावी मंच पर पद्मश्री पूर्णमासी जानी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। जानी दरअसल एक आदिवासी कवयित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। 2021 में ही पद्मश्री से उनको नवाजा गया था और जानी ने कुई, उड़िया और संस्कृत में 50,000 से ज़्यादा भक्ति गीतों की रचना की है। और तुला बेहरा ने भी पीएम मोदी का स्वागत सम्मान किया। तुला ने भिक्षा मांगकर 1 लाख रुपए एकत्र कर भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित किए। तो पीएम मोदी लगातार आप देखिए अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं इस बीच, क्योंकि ओडिशा में जब पहुंचे तो इससे पहले भी पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ की मौजूदा सरकार ना आपको ना रोजगार दे पा रही है और ना ही किसानों को उनका हक दे पा रही है। और इस तरीके से कई हमले पीएम मोदी ने बोले। और देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज का अपमान किया, सभी सीटों पर जब्त होनी चाहिए उनकी जमानत। और इस बार ये पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं ले पाएगी कांग्रेस, 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। पीएम मोदी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी, ये बात घेरते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस 50 सीटें तक नहीं जीत पाएगी, चुनाव के बाद विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं कर पाएगी। पीएम मोदी दरअसल ओडिशा में थे और कंधमाल और बोलांगीर में जब चुनावी रैली उन्होंने की तो वहां पर कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल बनने तक के लायक नहीं बचेगी। ये उनका एक बड़ा हमला था कांग्रेस के ऊपर। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी 400 प्लस अगर सीटें जीती है तो लव जिहाद खत्म करेंगे, ये बोला है बेगूसराय में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने। दरअसल मुसलमानों को पाकिस्तान में मिले आरक्षण। बेगूसराय में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमान को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान को आरक्षण भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिलना चाहिए। कल पहुंचे थे हिमंता बिस्वा शर्मा बेगूसराय बिहार के और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान के लोग आकर भारत में बम फेंकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने 2 बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया, तो अब कोई आता है क्या? ऐसे ही 2-4 लव जिहाद वालों की टांग तोड़ देंगे तो जिंदगी में कोई लव जिहाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। असम सीएम ने ये कहा कि हमें मोदी जी की सरकार चाहिए है। दरअसल बेगूसराय के बखरी पहुंचे थे विधानसभा क्षेत्र, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह, उनके समर्थन जनसभा करने पहुंचे थे। उसी दौरान बेगूसराय के बरौनी फर्टिलाइजर टाउनशिप मैदान में गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच में हो रहा है। तो अब लगभग जो है वो कल चुनाव होने हैं, कल चुनाव 13 मई को होने हैं, लेकिन इसके पहले कल जब पहुंचे हुए थे सीएम योगी हिमंता बिस्वा शर्मा, जमकर यहां पर कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लोकसभा चुनाव 2024 की बात। नवनीत राणा पर हैदराबाद में यहां एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी के बयान पर कमेंट किया गया था। अब राहुल ने मोदी से बहस का प्रस्ताव स्वीकारा है। फिलहाल लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और ऐसे में नवनीत राणा के ऊपर यहां एफआईआर दर्ज की गई है। बढ़ते खबरों में आके आतंकी साजिश मामले में तलाशी और एनआईए ने जम्मू में 6 जगहों पर तलाशी ली है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। इस दौरान साथ ही साथ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने शनिवार को पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले में जम्मू के 6 स्थानों पर तलाशी ली है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनकी शाखाओं ने स्टिकी बम और साथ ही साथ आईडी, छोटे हथियारों और कई जो सामान हैं इसके साथ रखे हुए थे और साजिश रची हुई थी। हमले करने की साजिश उन्होंने रची हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और जम्मू के 6 जगहों पर एनआईए ने दबिश डाली है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बात हुई आतंकी साजिश की और आगे बढ़ते हुए बात होगी और तमाम जो पॉलिटिकल खबरें उनकी, जिसमें बीजेपी के बीच अंदर खाने कोई समझौता। पंड्या ने कहा ऐसा होता तो बीजेपी नेताओं की फौज क्यों उतारी जाती। बीजेडी लड़ रही है और जीतेगी भी। ओडिशा की सियासी लड़ाई इस बार रोचक है। करीबन 2.5 दशक से यहाँ पर बीजेडी की सरकार है और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इस बार ओडिशा के चुनाव में जिस शख्सियत की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है वी कार्तिकेयन पांड्यन। तो ऐसे में देखिए चर्चा उनके नाम की ओर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ओडिशा में नवीन पटनायक तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए क्या फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहाँ पर वो मुख्यमंत्री हैं उसके बाद इस बात की चर्चा बहुत हो रही है। और खुद आप देखिए पीएम मोदी वहाँ पर है, बीजेपी की पूरी फौज वहाँ पर आपको नजर आएगी। अमित शाह से लेकर खुद पीएम मोदी लगातार ओडिशा में रहे और जमकर हमला बोल रहे हैं और इसी पर ही सफाई दी जा रही है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में अंदर खाने कोई समझौते की बात नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर पूरी फौज ना उतारी जाती और बीजेडी लड़ रही है और जीतेगी भी, पंड्यन ये बात कह रहे हैं। और आप आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अब कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई देवराजी गिरफ्तार इसमें हो चुका है। वीडियो लीक करने का आरोप है। एक महिला ने यौन शोषण का केस कराया था दर्ज। तो ये बड़ी जानकारी है कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले में आपको बता दें एक और गिरफ्तारी इसमें हो गई है। देवराजी जो कि गिरफ्तार, वीडियो लीक करने का आरोप है। एक महिला ने यौन शोषण का भी केस दर्ज कराया था। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगली खबर, लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए प्रचार थम गया। इस बीच आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। 10 राज्यों और केंद्र प्रशासित जो प्रदेश हैं उनमें चुनाव और 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कल होने जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव हुए, गिरिराज जैसे जो दिग्गज हैं वो मैदान में नजर आने वाले हैं। तो कल के जो चुनाव है यानी कि कल जो वोटिंग होने वाली है चौथे चरण में, कई मायनों में खास कल कई सारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो आमने सामने नजर आने वाले हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हुए, चाहे वो गिरिराज सिंह हुए। 96 लोकसभा सीटों के ऊपर कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर कल चुनाव प्रचार थम गया। बिल्कुल, तो चौथे चरण के तहत 10 राज्यों में 1717 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा और इनमें बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, हैदराबाद से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, साथ ही साथ यूपी के लखीमपुर खीरी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव, ये तमाम जो दिग्गज हैं ये चुनावी मैदान में होंगे। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, दिल्ली में उतरा एकमात्र थर्ड जेंडर उम्मीदवार और राजन दक्षिणी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय है और राजन शौचालय से संसद तक का नारा दे रहे हैं। अपने समुदाय के लिए अलग शौचालय का मुद्दा उन्होंने उठाया है। बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं और दिल्ली की लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में एकमात्र थर्ड जेंडर उम्मीदवार राजन सिंह भी अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं और 26 वर्षीय राजन दक्षिणी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और राजन शौचालय से संसद तक का नारा देते हुए मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में हैं और उनका चुनावी मुद्दा अपने समुदाय के लिए एक अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। देखिए बिल्कुल बात की जाए अगर दिल्ली के एकमात्र थर्ड जेंडर उम्मीदवार की, तो देखिए दिल्ली के चुनावी समर में इस बार एकमात्र थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी मैदान में है। 26 वर्षीय राजन सिंह दक्षिण दिल्ली से संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजन अपने समुदाय की मूलभूत जरूरत को लेकर बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अलग शौचालय उनके लिए होना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए कश्मीर में विलेज गार्ड के हत्यारों का स्केच, हत्यारे आतंकियों का स्केच जारी। पाकिस्तान से घुसपैठ कर बसंतगढ़ इलाके में छिपे 14 दिन से तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को
6 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में पाकिस्तान से घुसपैठ की, जंगल में भागने से पहले गांव के विलेज गार्ड की हत्या कर दी। और ये स्केच विभिन्न एजेंसी, जनता और जो संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस केस में पुलिस एक ओवरग्राउंड जो भी और वर्कर है उसकी गिरफ्तारी कर चुकी है। इस शख्स ने सीमा पार से घुसपैठ के बाद आतंकवादियों को इलाके तक पहुंचने में मदद की थी। अब स्केच जारी हो चुके हैं और उसके आधार पर आगे अब कार्रवाई होगी और उसे ढूंढने में सहूलियत होगी। और अब बात होगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। तेलंगाना सीएम की टिप्पणी पर कांग्रेस को जमकर घेरा। केवल कांग्रेस नेता ही सेना की वीरता पर सवाल उठा सकते हैं, ये स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया है। जमकर हमला बोलती हुई कांग्रेस पर वो नजर आई। दरअसल तेलंगाना सीएम ने टिप्पणी की थी और उसके बाद उन्हीं को वो घेरती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही सेना की वीरता पर सवाल उठा सकते हैं, कोई और नहीं। साक्षी, तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जब कांग्रेस नेता ही सेना पर सवाल उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया, सेना की वीरता पर सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए उसके ऊपर हमलावर होती हुई स्मृति ईरानी नजर आई और कांग्रेस को घेरते हुए नजर आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस को स्मृति ईरानी ने घेरा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें यहाँ पर कुछ सवाल उठाए गए थे, सेना की वीरता पर सवाल उठाए गए थे और उसी का घेराव करते हुए, पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो नजर आई और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए यहाँ पर वो नजर आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की टिप्पणी के ऊपर कांग्रेस का घेराव स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। कांग्रेस नेता ही सेना पर सवाल उठा सकते हैं, वीरता पर सवाल उठा सकते हैं, सेना की वीरता पर सवाल उठा सकते हैं, ये बड़ी बात स्मृति ईरानी के द्वारा कही गई। बिल्कुल, तो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तेलंगाना सीएम की टिप्पणी पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, एक्सपर्ट्स की पाकिस्तान पर राय। पीएम नरेंद्र मोदी के एक स्टेटमेंट पर एक्सपर्ट्स का बयान सामने आया है। मैं पाकिस्तान को लेकर चिंता नहीं करता, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, और भारत की असली चिंता चीन है। साथ ही साथ मोदी लाहौर गए थे लेकिन पाक ने मौका गंवाया। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार चल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त नजर आ रहे हैं और इस बीच उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब वह पाकिस्तान के बारे में चिंता नहीं करते, भारत को अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़ना चाहिए। उनके इस बयान के बाद अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 2015 में लाहौर गए थे, जो पाकिस्तान के लिए ठीक उसी तरह था जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन की यात्रा की थी। चीन अमेरिका के संबंध ठीक हुए लेकिन पाकिस्तान ने ये मौका गंवा दिया। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को पाकिस्तान से हटकर चीन पर ध्यान देना चाहिए, जो उसकी असली चिंता है। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान से बड़ी चुनौती चीन है और ऐसे में चीन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सुपरटेक के चेयरमैन की याचिका हो गई खारिज। आर.के. अरोड़ा की जमानत बढ़ाने की जो याचिका थी वो खारिज हो गई है। 164 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं वो। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आर.के. अरोड़ा की चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत 90 दिनों के लिए और बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। अरोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र ने इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई की तो ये निकलकर सामने कि कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आई है। जेल अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अपने डॉक्टर्स द्वारा निर्धारित आवश्यक चिकित्सा उपचार मिले। तो जो स्वास्थ्य के आधार पर राहत की दरकार थी वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। सुपरटेक के चेयरमैन की याचिका को खारिज कर दिया गया। 164 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है सुपरटेक के चेयरमैन के ऊपर। दिल्ली की एक अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। आर.के. अरोड़ा की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी गई है। दरअसल उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही थी कि वो एक्सटेंड हो जाए। 164 करोड़ रुपए का ये करप्शन का मामला, दिल्ली की एक अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। आर.के. अरोड़ा की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। 164 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इन पर आरोप है। और अब आगे बढ़ेंगे। बीएसएफ में खासतौर पर महिलाओं के लिए, महिला सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड सर्कुलर हुआ है जारी। ड्यूटी पर हैवी मेकअप, लंबी बालियां, खुले बाल ये रखने की अनुमति नहीं होगी। बीएसएफ जवानों के लिए, खासतौर पर महिला जवानों के लिए ड्रेस कोड से संबंधित एक सर्कुलर जारी हुआ है। ये सर्कुलर फोर्स के जम्मू फ्रंटियर से जारी हुआ है, जिसमें महिला जो जवान है वो ड्यूटी के दौरान उनको कहा गया है कि भारी मेकअप, लंबे लंबे बालियां या खुले बाल, चूड़ियां उनसे परहेज करें। ये सब अनुशासन वाली फोर्स के लिए ठीक नहीं है। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अगर किसी महिला जवान ने ड्रेस कोड के इन नियमों का उल्लंघन किया
तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ड्रेस कोड जारी हुआ है खासतौर पर महिला सैनिकों के लिए, और कहा गया है कि आपको ये ड्रेस कोड मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। और देखिए, आज है मदर्स डे, और मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। मई के दूसरे सप्ताह के रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। माँ के लिए ये दिन समर्पित होता है। माँ का आभार और उनके त्याग के लिए समर्पित दिन। अमेरिकन महिला एना जॉर्विस ने की थी इस दिन की शुरुआत। तो ऐसे में औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को मदर्स डे की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय अमेरिकी संसद में कानून पास किया गया था बाकायदा, और मई में दूसरे सप्ताह के रविवार को मदर्स डे मनाने की परंपरा है। तो आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, और इस बीच भारत 24 की तरफ से भी तमाम उन मदर्स को जो कि त्याग और समर्पण के साथ में अपने बच्चों के लिए हर दिन समर्पित रहती हैं, उनको हैप्पी मदर्स डे।